नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे आर्टिकल्स, बिज़नेस आर्टिकल्स स्पेसिफिकली जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ या आपकी करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो दुनिया भर से जितनी भी ऐसी इवेंट्स आ रही हैं न्यूज़पेपर्स में, बिज़नेस न्यूज़पेपर्स में स्पेसिफिकली, हम उन्हें एनालाइज़ करेंगे, उसके कॉज़ को इवैल्यूएट करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी लाइफ़ पर, हमारे पॉकेट पर स्पेसिफिकली उसे इम्पैक्ट करेंगे। उसे हम एनालाइज़ करेंगे, सॉरी। तो आपको अगर ऐसे वीडियोज़ पसंद है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। सबसे पहला आर्टिकल है हमारे डिफेंस सेक्टर के बारे में। डिफेंस सेक्टर मैं कहूँगा काफ़ी लोगों का फ़ेवरेट सेक्टर रहा है कुछ सालों में। इंडिया में डिफेंस में लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी सारी कंपनीज़ भी हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी दिखाया है इन्होंने। तो यहाँ पे फास्टर डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन को अप्रूव कर दिया है। तो क्या होगा इस गाइडलाइन से? मैं बताता हूँ। अगर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कई सालों लग जाते हैं किसी एक डिफेंस इक्विपमेंट को एक्वायर करने में। इतना लंबा प्रोसेस ही है एक्वायर करने का। तो इसको स्पीड अप करने के लिए जो लेंथी हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है नए गाइडलाइन, जिसमें प्रिलिमिनरी अप्रूवल दे दिया गया है 54,000 करोड़ के प्रोक्योरमेंट का। मतलब 54,000 करोड़ के वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स जो प्रोक्योर होंगे, खरीदे जाएँगे, उसका प्रिलिमिनरी अप्रूवल मिल चुका है। और यहाँ पे फाइनल अप्रूवल भी मिला है 7,000 करोड़ का इंडिजिनस आर्टिलरी गन्स के लिए। तो तेज़ी से अप्रूवल होना चाहिए, गवर्नमेंट का ये कहना है, ताकि जल्द से जल्द हम लोग मॉडर्नाइज़ कर सकें हमारे इक्विपमेंट्स को, हमारी आर्मी को एंड डिफेंस सेक्टर को ओवरऑल। तो काफ़ी फ़ायदा होगा इससे हमारे डिफेंस सेक्टर का भी, राइट? हमारी जो कंपनीज़ हैं, अगर जल्दी-जल्दी चीज़ें अप्रूव होंगी, तो कहीं न कहीं इन्हें बेनिफिट मिलेगा, कैश फ्लो भी थोड़ा जल्दी आएगा, राइट? तो गाइडलाइंस मिले हैं कि टाइमलाइन को रिड्यूस करना है, अलग-अलग स्टेजेस पे जो टाइमलाइन है हमारे वेरियस कैपिटल एक्विजिशन प्रोसेस के। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2025 को हमने ऐसा रखा है कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स होना चाहिए डिफेंस के लिए। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, कुछ महीने हो गए हैं, मुझे याद है कि 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कहा जा रहा है, किसके लिए? डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, कॉम्बैट रेडी हो और कैपेबल हो मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ पे 8 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स हैं 54,000 करोड़ के, जिसका डीएसी ने ग्रांट किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एओएन। एंड यहाँ पे आर्मी के लिए टी-90 टैंक्स लाने की बात कही जा रही है, जो ज़्यादा मोबिलिटी है, जिनमें ऑल्टीट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा काफ़ी अगर आप देखेंगे अलग-अलग इक्विपमेंट्स हैं, चाहे आर्टिलरी गन्स की बात करें, तो इसके एक्विजिशन की बात की जा रही है। यहाँ पे इस न्यूज़ पेपर से हट के मैं बस डिस्कस करूँगा एक चीज़ कि यूएस एंड रशिया दोनों अपने सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट्स को भी लेके आए थे। आई थिंक एक F-35 था और एक Su-57 था, मे बी आई एम रॉन्ग। रशियन एयरक्राफ्ट का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन Su-57 था शायद, और रशिया और यूएस का F-35 लाइटनिंग। तो इन दोनों ने भी शोकेस किया और इन्होंने पिच किया इंडिया को कि ये एक्वायर कर सकते हैं, इनके एयरक्राफ्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जहाँ पे इंडियन जो डोमेस्टिक सेक्टर है, वो यहाँ पे बेनिफिट इसका ले सकता है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और ये है केबल कंपनीज़। अगर आप कल देखोगे तो पॉलीकैब, हेवेल्स, मतलब जितनी भी केबल बनाने वाली कंपनीज़ थी, फिनोलेक्स केबल्स, ये अचानक से कल 5, 6, 10% तक नीचे आ गई। और रीज़न क्या था कि अडानी एंटरप्राइज़ेज़ इस सेक्टर में घुसने की बात कर रहा है। तो अडानी एंटरप्राइज़ेज़ का आप ये देखिए कि कितना खौफ है, अगर एक सेक्टर में घुसने की बात कर जाए, तो इन्वेस्टर्स उस शेयर से दूसरी कंपनी से अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो बिरला ग्रुप की बात हुई कि ये पेंट सेक्टर में घुस रहा है, और जिसके बाद एशियन पेंट से लेके बाकी सारे हमारे जितने भी अलग-अलग पेंट कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स भी वहाँ से हमें नीचे जाते हुए नज़र आए। तो अडानी ग्रुप कितना 75,000 करोड़ के वायर और केबल बिज़नेस में एंट्री करना चाहता है। 75,000 करोड़ का ये बिज़नेस है, और ये डेंट कर सकता है स्टॉक्स के जो इनकम्बेंट है। थर्सडे को ये कहा गया, क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए होगा ये कुछ नहीं कि अडानी ग्रुप के आने के बाद कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ जाएगा और सबको अपने दाम भी घटाने पड़ेंगे। तो कॉस्ट तो आपकी वही है उस वायर को बनाने की, लेकिन अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट भले ही सेम हो, लेकिन अगर सामने वाला एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सस्ते दाम पे मार्केट कैप्चर करने के लिए प्राइस को लेकर आएगा, तो आपको भी उतना ही सस्ता अपने वायर्स को बेचना होगा। कच कॉपर एक ओरिजिनली ओन्ड सब्सिडियरी है इनक्यूबेटर और फ्लैगशिप अडानी एंटरप्राइजेस का। इसने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है प्रणीता वेंचर्स के साथ, कि मैन्युफैक्चर करे और सेल करे मेटल प्रोडक्ट्स, वायर्स एंड केबल्स। तो फरवरी में आदित्य बिरला ग्रुप ने अनाउंस किया था, देखिए वायर्स एंड केबल सेक्टर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट जो सेक्टर है, इसके थ्रू, एंड कंट्री का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कमोडिटी का,
ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे जो डीप पॉकेटेड प्लेयर्स हैं, जिनकी जेब बहुत बड़ी है, जैसे आदित्य बिरला, अडानी, तो इससे कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ जाएगा केबल वायर्स में, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी ही होगी, आप कुछ भी कहो। एंड रेवेन्यू शेयर भी कहीं न कहीं थोड़ा कम होगा अगर ये लोग ज़्यादा तेज़ी से एक्वायर कर लेते हैं रेवेन्यू शेयर को। तो इसी की वजह से 4 से 14% का हमें गिरावट देखने को मिला है। अगर आपके पास ये शेयर्स है, तो कल इसमें आपको अच्छी गिरावट देखने को मिली होगी, मुझे लगता है। जैसे कि पॉलीकैब इंडिया हो गया, हेवेल्स हो गया, फिनोलेक्स केबल्स हो गया, केईआई इंडस्ट्री हो गया, आरआर केबल हो गया। तो ये सारे शेयर्स हमें काफ़ी नीचे नज़र आ रहे हैं। आदित्य बिरला ग्रुप भी कहा है ने भी कहा है कि 1800 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। कहाँ? यहाँ पे एक प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं और ये सेटअप होगा कहाँ पे? गुजरात में। तो इन्होंने अभी तक अगर आप देखोगे तो अनाउंस नहीं किया है कि कहाँ पे अपना प्लांट सेटअप करेंगे, केबल्स एंड वायर्स के लिए स्पेसिफिकली। तो लेट्स सी जॉइंट वेंचर कहाँ तक जाता है, क्या-क्या चीज़ें ये प्रोड्यूस करता है। अडानी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बिरला ग्रुप का गुजरात में प्लांट है, तो अडानी ग्रुप भी मुझे लगता है गुजरात या महाराष्ट्र यही रीजन होगा इनके लिए भी प्लांट सेटअप करने के लिए। तो वायर्स एंड केबल सेगमेंट काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका है पिछले कुछ सालों में और आगे भी लोगों को एक्सपेक्टेशंस है कि बहुत बढ़िया ग्रो करता रहेगा। आते हैं अगले आर्टिकल पे। आईटी स्टॉक्स सी हाईएस्ट फॉरेन सेल ऑफ अमिड यूएस अनसर्टेनिटी। अब हो ये रहा है कि अभी तक तो आईटी स्टॉक्स ने मार्केट को संभाल रखा था कुछ महीने पहले तक, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो बिकवाली है, वो आईटी स्टॉक्स में ही है। जी, सबसे ज़्यादा जो शेयर्स अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे प्रेशर में है, सेलिंग प्रेशर में वो आईटी स्टॉक्स है। आप अपने पोर्टफोलियो को भी देख सकते हो खुद, वहाँ पे भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। तो रीज़न क्या है इसका? अब देखिए इसके रीज़न्स अलग-अलग हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अनसर्टेनिटी। तो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटीज़ बेचे हैं 32,400 करोड़ के अक्रॉस 19 सेक्टर्स 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में। एंड जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है यहाँ पे 6,934 करोड़ का सेल ऑफ देखने को मिला है, जबकि 800 करोड़ की बाइंग आई थी फरवरी में। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पंप किए हैं 14,000 करोड़ इस सेक्टर में 2024 में। यस, 2024 में बाइंग हुई थी इस सेक्टर में और आईटी सेक्टर तब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जब से टैरिफ्स की बातें चल रही हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो मैं कहूँगा काफ़ी सारे बादल आ चुके हैं इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में। तो बादल कैसे आ चुके हैं? अनसर्टेन है चीज़ें, मतलब अभी नहीं पता कि कितना अच्छा होगा तो कितना अच्छा होगा, खराब होगा तो कितना खराब होगा। ये एक प्रॉब्लम है। यूएस चाहता है कि वो इम्पोज़ करे इंडिया पर टैरिफ्स, ठीक है? रेसिप्रोकल टैरिफ्स, क्योंकि इंडिया यूएस के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाता है। तो ये ऐसे सेक्टर्स को ढूँढेगा ना जहाँ इंडिया को सबसे ज़्यादा पेन हो और ये 2 सेक्टर्स हैं आईटी एंड फार्मा। तो एफएमसीजी में भी देखेंगे अगर तो काफ़ी आउटफ्लोज़ दिखे दिखे हमें 5,100 करोड़ के आउटफ्लोज़ दिखे हैं और फॉरेनर्स जो हैं वो 6,900 के शेयर्स बेच चुके हैं फरवरी में इस सेक्टर में और मार्च में भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो विज़िबल साइन है कि रूरल पॉकेट जो है वो बढ़ रहा है, अर्बन स्पेंडिंग जो है वो भी थोड़ा-सा स्लो हुआ है ऑफ कोर्स, लेकिन एफएमसीजी हमें लग रहा है कि जो पॉज़िटिव टेक है एफएमसीजी पे वो शॉर्ट लिव्ड रहने वाला है, ये कहना है एक्सिस सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च का। तो यहाँ पे आगे और बिकवाली देखने को मिल सकती है। अगर आप बात करो कौन से सेक्टर की, एफएमसीजी सेक्टर्स की, फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ऑटोमोबाइल और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 3,000 करोड़ के शेयर्स बेच चुके हैं और हेल्थ केयर में करीब 2,000 करोड़ के शेयर्स। तो फेडरल रिजर्व ने यहाँ पे पॉज़ लिया है, ठीक है? फेडरल रिजर्व क्या है? यूएस का सेंट्रल बैंक है और इन्होंने एक पॉज़ लिया है, कहा है कि देखो हम यार थोड़ा वेट करते हैं। देखते हैं कि ट्रम्प जब टैरिफ लगाएँगे तो उससे इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएगा, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी, उसके हिसाब से हम लोग फिर आराम से आपको रेट कट्स देंगे। लेकिन इस साल के अंत तक आप 2 रेट कट्स अज़्यूम करो, जो टैरिफ्स वगैरह जब एक बार क्लियर हो जाए, सॉर्ट हो जाए, हम उसके बाद आपको बताएँगे। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मुझे लगता है तब तक कॉशियस रहने वाले हैं जब तक कि ट्रम्प चीज़ें और क्लैरिफ़ाई नहीं कर देते। तो यहाँ पे एक टेबल है, आप ये देख लीजिए। मार्च 1 से मार्च 15, फ़रवरी 2025 और ईयर 2024, ये टोटल आउटफ्लोज़ दिए गए हैं और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पिछले 15 दिनों में सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है देखिए। और इसके बाद हुई है बिकवाली कहाँ? एफएमसीजी सेक्टर में और इसके बाद ऑटोमोबाइल्स में और फिर फाइनेंशियल सर्विसेज़ और हेल्थ केयर में। ये टॉप 5 हमें नज़र आ रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे 2025 को देखते हैं। 2025 में आईटी में बाइंग हुई थी। एफएमसीजी में अच्छी खासी सेलिंग हुई है 2025 में। ऑटोमोबाइल में भी सेलिंग देखने को मिली और फाइनेंशियल सर्विसेज़ और एफएमसीजी तो सबसे मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा बुरा रहा है इन टर्म्स ऑफ एफआईआईज़ आउटफ्लो। बात करें अगर पूरे साल 2024 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विसेज़ सबसे पुअर रहा है। एफआईआईज़ ने सबसे ज़्यादा शेयर्स बेचे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेक्टर में 58,280 करोड़ के शेयर्स। तो काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है।
अब इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि यार स्टील कंपनीज़ को अगर आपको प्रमोट करना है ना, तो आपको इन्हें बचाना होगा। कुछ टैक्स लगाने पड़ेंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ेगी चाइना वगैरह पे, जो यहाँ पे डंप कर रहा है अपने स्टील को, या साउथ कोरिया, जापान पे। तो कौन-कौन से तरीके हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा, जिससे एक कंट्री अपने लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है इम्पोर्टर से, जो बाहर से इम्पोर्ट होकर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ है, इन्होंने रिकमेंड किया है कि हमें 12% प्रोविजनल सेफगार्ड लगाना चाहिए, सेफगार्ड ड्यूटी स्टील प्रोडक्ट्स पे करीब-करीब 200 डेज़ के लिए, 200 दिनों के लिए। और सेफगार्ड ड्यूटी वो होती है, ट्रेड रेमेडीज़ होती है ऐसी, जो कंट्री इम्पोज़ करता है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए सस्ते और सब स्टैंडर्ड इंपोर्ट से। तो ट्रेड रेमेडीज़ क्या होती है? देखिए, ट्रेड रेमेडीज़ का मतलब ये होता है, जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ आए और सरकार से कहे कि भैया हमें कुछ रिलीफ मेजर्स चाहिए, जैसे कि एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग या सेफगार्ड। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास आपकी इंडस्ट्री आती है और आप गवर्नमेंट हो, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं कि हम कैसे प्रमोट उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो है एंटी डंपिंग, ठीक है? इसके अलावा काउंटर वेलिंग, इसको हम लोग सीवीडी बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और इसके अलावा होता है सेफगार्ड्स। ये होता है ताकि प्रोटेक्ट करें हम अगेंस्ट डंपिंग या सब्सिडाइजेशन या सडन सर्ज ऑफ इन इंपोर्ट्स रिस्पेक्टिवली, हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे डीजीटीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, इन्वेस्टिगेशन करे, रिसर्च करे और रिकमेंड करे कि क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 3 तरीके हैं। लोकल इंडस्ट्रीज को एक तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा करके प्रमोट कर सकते हो। इसमें आप क्या करते हो कि कोई अगर डंप कर रहा है गुड्स अपने, ठीक है? जैसे लाया और उसने डंप कर दिए करोड़ों हज़ारों करोड़ के, लेट्स से, कोई भी प्रोडक्ट्स इंडिया में, और यहाँ पे क्या हुआ? बहुत ही बड़ी सप्लाई क्रिएट कर दी इसने, तो पूरा डिस्टॉर्ट हो गया हमारा जो ट्रेड है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्यूटीज़ लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज़। जैसे कि चाइना पे अगर आप देखोगे, अच्छे खासे एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगते हैं, क्योंकि ये इन्हीं की फितरत रही है कि ये डंप करते हैं अपने गुड्स को एक स्पेसिफिक मार्केट। फिर है काउंटर वेलिंग। काउंटर वेलिंग मेजर्स क्या करते हैं? ये सीक करते हैं टू काउंटरैक्ट आर्टिफिशियली लो प्राइसेस दैट आर रिजल्ट ऑफ सब्सिडीज ग्रांटेड बाय एक्सपोर्टिंग कंट्री। काउंटर वेलिंग मेजर्स में आप क्या करते हो ना, कि जब कोई कंट्री क्या कर रही है, कि जैसे चाइना है फॉर एग्जांपल, वो ना काफी सब्सिडीज देती है अपनी कंपनीज को, तो और उनकी कंपनीज को सब्सिडीज मिल रहा है, तो उनका खर्चा तो बहुत कम हो गया ना, राइट? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का। तो इससे क्या होगा? बहुत ही सस्ते दाम पर ये बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सरकार पैसा दे रही है, इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए काउंटर वेलिंग मेजर्स लगाते हैं कि भाई हम देखते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे देश हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दाम सस्ते हैं और हमारी कंपनीज़ कम्पीट नहीं कर पाएँगी ऑफ कोर्स, अगर हम सब्सिडीज़ नहीं दे रहे हैं तो। तो हम फिर वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लाते हैं ऐसी कंपनीज़ पर या ऐसी कंट्रीज़ पर। Safeguards are used when imports of products increase unexpectedly. Safeguard measures तब हम यूज करते हैं जब अचानक से किसी चीज का इंपोर्ट बड़ी तेजी से बढ़ जाता है और इससे बहुत सीरियस इंजरी आ सकती है हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। तो एंटी डंपिंग या काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होता है, इसके तरह नहीं होता ये, ठीक है? ये कंट्री स्पेसिफिक होता है, आप पूरी कंट्री में लगाते हो। आप जैसे एक प्रोडक्ट पे नहीं लगाओगे सेफ गार्ड्स, आप एक कंट्री के अगेंस्ट लगाओगे, ठीक है? मतलब तो सेफगार्ड्स ड्यूटीज़ जो होते हैं अप्लाई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट एंड गिव लोकल प्रोड्यूसर्स अ पीरियड ऑफ ग्रेस टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। तो मैंने ये गलत, आई थिंक, ओके, मैंने थोड़ा-सा ये गलत बताया है मेरे ख्याल से। सेफगार्ड्स जो है यहाँ पे हम प्रोडक्ट पे लगाते हैं, तो कंट्री यहाँ पे नहीं मैटर करता, स्पेसिफिक कंट्री पे नहीं है, बल्कि जबकि काउंटर वेलिंग तो कंट्री पे लगेगा ना, राइट? हम बोल रहे हैं कि ये कंट्री स्पेसिफिकली चाइना सब्सिडाइज़ कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को और इंडिया में सस्ते दाम पर आ रहा है इसीलिए, तो काउंटर बिलिंग लग जाएगा। या चाइना डंप कर रहा है तो चाइना पर एंटी डंपिंग लगेगा, लेकिन सेफ गार्ड हम प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगा, मैं कन्फ्यूज़ हो गया था यहाँ पे। तो सेफ गार्ड्स आपको क्या करोगे, आप प्रोडक्ट पे लगा रहे हो किसी स्पेसिफिक, तो पूरी दुनिया में से कहीं से भी ये प्रोडक्ट आ रहा है। हमें मतलब नहीं है, हमें लोकल इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करना है, प्रमोट करना है या प्रोटेक्ट करना है, जो ऐसे प्रोडक्ट्स को बना रही है। तो हू कैन अप्लाई फॉर ट्रेड रेमेडी प्रो? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन मस्ट अकाउंट फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जितने भी कौन अप्लाई कर सकता है ट्रेड रेमेडी रेमेडी प्रो के लिए? जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो सपोर्ट करते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन को, उनके पास एटलीस्ट 25% टोटल प्रोडक्शन होना चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है? एंड कितने ट्रेड रेमेडीज इंडिया ने यूज किया? तो डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग, अगर आप डेटा देखोगे डब्ल्यूटीओ का जो डेटा है यहाँ पे, तो इंडिया ने 45 एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस इनिशिएट किए थे 2023 में और इम्पोज किए थे ड्यूटीज इन 14 केसेस। और 2023 में इंडिया ने इनिशिएट किए थे 3 काउंटर वेलिंग इन्वेस्टिगेशंस और इम्पोज किए थे ड्यूटीज इन 3 केसेस। तो इन टोटल इंडिया इम्पोज करता है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज सीवीडी 17 केसेस में, कवर करता है 28 प्रोडक्ट्स को
न्यू दिल्ली ने एक सेफगार्ड इन्वेस्टिगेशन भी इनिशिएट किया था और इम्पोज किया था एक्स्ट्रा ड्यूटीज इन 2 केसेस इन 2023। तो यहाँ पे इंडिया काफ़ी प्रोएक्टिव हमें नज़र आ रहा है पिछले कुछ सालों से, जहाँ पर ये चीज़ें स्टडी करता है और ड्यूटीज भी फिर इम्पोज करता है रिस्पेक्टिव कंट्रीज पर या फिर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स पर। बात करते हैं अगले आर्टिकल की इंडिया यूएस टॉक्स नेक्स्ट वीक टू फाइनलाइज बीटीए काउंटर्स। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंडिया और यूएस की, और इंडिया और यूएस में काफी डिस्कशंस चल रहे हैं कि हम बायलैटरल ट्रीटी कर लेते हैं ट्रेड के लिए, राइट? तो टू फाइनलाइज द शेप ऑफ प्रपोज्ड बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, अगर आप प्रपोज्ड बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें, अगर हम इसे फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए अभी क्या चल रहा है? एक टीम है ऑफ यूएस ऑफिशियल्स जिसे हेड किया जा रहा है बाय असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच। न्यू दिल्ली आने वाले हैं, इसके लिए डिस्कशंस होल्ड करेंगे अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। और जो दोनों साइड्स हैं ये एम कर रहे हैं कि फाइनलाइज कर लें सबसे पहला ट्रांच म्यूचुअली बेनिफिशियल डील का, ऐसी डील जो दोनों को फायदा पहुंचाए इन द फॉल ऑफ 2025। जो डिस्कशंस हैं वो सेट है कि टू टेक प्लेस अ वीक अहेड ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स। यहाँ पे डिस्कशंस क्या कहा जा रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो इम्पोज होने वाले हैं उसके एक हफ्ते पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर लिए जाएंगे, और इंडिया ने शेयर किया है एक नॉन पेपर और अ नॉन बाइंडिंग इनफॉर्मल डिस्कशन पेपर यूएस के साथ। तो डिस्कशन पेपर्स भी यहाँ पे गए हैं, प्रपोजल्स भी गए हैं रिगार्डिंग द टॉक्स, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो यूएस एक्सपेक्टेड है कि रिस्पॉन्ड करेगा इस नॉन पेपर पर इस हफ्ते। जो आइडिया है बिहाइंड सबमिटिंग अ नॉन पेपर वो ये है कि आप टेस्ट करो वाटर्स को, जो दो लोग अवेयर हैं उन्होंने कहा है, और इंडिया ने शेयर किया है एक नॉन पेपर विद यूएस, एंड यूएस साइड इज एक्सपेक्टेड टू डू द सेम। तो यूएस साइड भी एक नॉन पेपर हमें शेयर करेगा। तो ये होता क्या है? ये बेसिकली कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं होता, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। बेसिकली आप पेपर शेयर करते हो उनके साथ कि हमें ये चीजें लग रही है, आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है, अगर आपको ये चीजें हम देते हैं बेनिफिट देते हैं, आप हमें ये चीजें बेनिफिट दो। तो डिटेल्स जो है इंडिया के पिच के नॉन पेपर में वो कॉन्फिडेंशियल है, और न्यू दिल्ली रेडी है कि वो रिड्यूस करे टैरिफ्स अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल और लेदर में भी। और काफी प्रेशर भी रहा है इंडिया पे, तो इंडिया यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूर कुछ प्रोएक्टिवनेस दिखा रहा है ऑफ कोर्स, और ड्यूटी को कट करने में भी जरूर कुछ ना कुछ प्रोएक्टिवनेस दिखाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो रोज ऐसे वीडियोस को आप अपने फीड पर देख पाएंगे। एंड वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।